साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड हम वीडियो पोस्ट करते हैं कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन नहीं भर पाए तो उस मैटर में हम अपनी राय को रखते हैं कि कोई व्यक्ति कभी भी केवल और केवल मल्टीपल लोन का शिकार होने पर कर्ज के दलदल में धंसकर आत्महत्या नहीं कर ले, क्योंकि 2018 से 2020 तक एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो 16,000 से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके। एनसीआरबी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जो कर्ज के रसातल में डूब गए, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसी दर्द और इसी तनाव में करीब 16,000 लोग 2018 से 2020 के बीच में चले गए, खुद के जीवन को त्याग दिया। यानी 2 साल के आंकड़े अगर इतने हैं तो सोचना होगा कि 2018 से 2024 तक के आंकड़े कितने होंगे, तो वह तो लाखों में होंगे। तो कोई व्यक्ति कर्ज के रसातल में डूबकर आत्महत्या नहीं कर ले, इसके लिए आज का वीडियो हमारा दिवालिया कानून पर है। आईबीसी कानून, जिसे कि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि लोन के दलदल में पूरी तरह धंस जाए और उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आए, तो वह जब किसी से चर्चा करता है तो लोग कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू दिवालिया घोषित हो जा। लेकिन आपको बता दूं कि दिवालिया घोषित होने की जो प्रक्रिया है ना, वह भी अपने आप में अलग है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस के अंदर हमने एक वीडियो पोस्ट किया था दिवालिया कानून के बारे में। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब क्या एक लोन डिफॉल्टर दिवालिया कानून का गलत इस्तेमाल भी करता है? तो जवाब है जी हां, करते हैं। कुछ लोग कहूंगा, मैक्सिमम लोग नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा कहना यह होता है कि कोई भी व्यक्ति लोन डिफॉल्टर नहीं बनना चाहता है। चाहे रेहड़ी चलाने वाला हो, कोई बड़ा बिजनेस टाइकून हो, कोई आईटी में जॉब करने वाला हो, कोई एमएनसी में जॉब करने वाला हो, या कोई सरकारी नौकरी में जॉब करने वाला हो। कोई व्यक्ति जानबूझकर लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहता है। वह भी जानता है कि इसकी पीड़ा क्या है, इसकी तकलीफ क्या है, समाज में भूमिका क्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जहां व्यक्ति यदि कर्ज के रसातल में पूरी तरह डूब जाए, उसे समझ ही नहीं आए मैं क्या करूं, तो उसको मैक्सिमम सलाह मिलती है कि भाई इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करा दो, खुद को दिवालिया घोषित करा दो। तो क्या लोन डिफॉल्टर दिवालिया कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। कुछ लोग करते हैं। कैसे करते हैं? अब लोन लेकर जो पैसा उन्होंने निकाला या उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कैश लिक्विडिटी के रूप में, गोल्ड के रूप में। कंपनियां हैं तो शेल कंपनियां बना दी, शेल कंपनियों में अपनी संपत्तियां ट्रांसफर कर दी। खुद के पास जो संपत्तियां हैं वो दूसरे लोगों को हस्तांतरित कर दी, बेच दी, गिफ्ट डीड कर दी, जो भी किया कर दिया। खुद के नाम पे संपत्ति नहीं खरीद के रिश्तेदारों के नाम पे संपत्तियां खरीद ली। इस तरह की चीजें कई लोन डिफॉल्टर करते हैं। तो उनका मकसद और उनका तरीका ही वो होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल और केवल जेन्युइन लोन डिफॉल्टर के लिए, जो कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते ही लोन डिफॉल्ट का शिकार हुए हैं। बकाया ऋण चुकाने से बचने के लिए, विषम परिस्थिति में जब डूब गए, विभिन्न प्रकार के कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए दिवालिया कानून लोगों के लिए एक उदाहरण बना है। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2024 तक, यानी कि 2018 से लेकर 2024 तक, उसमें मैंने अप्रैल गिन लिया, अप्रैल मत गिनना, कि अप्रैल 2018 से लेकर 2024 तक 41,000 कंपनियां दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में आई। वहीं पर 2018 से 2020 तक हम देखें तो 16,000 लोगों ने आत्महत्याएं की है। क्योंकि वह पूरी तरीके से निराश हो चुके थे, उनको इनसे निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्या और लोग दिवालिया घोषित होने के काम क्यों करते मालूम है? क्या फायदा मिलता है? कर्जदारों से राहत मिलती है। यानी आए दिन जो रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करते थे, जो प्राइवेट लोगों से जो पैसा ले रखा था, वो लोग आकर घर पे तांडव करते थे उनसे बचाव के लिए, क्योंकि वहां कानून और प्रशासन साथ देता है।
कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए और प्रक्रिया के भीतर समाधान, यानी कि मैं एक बार इंसॉल्वेंसी लगा तो देता हूं, इस बीच में अगर मेरी स्थितियां सामान्य हुई तो मैं इस एप्लीकेशन को वापस मूव ऑन कर लूंगा और सबको निपटा दूंगा। एक बार किसी की तरह मुझे समय मिल जाए। दिवालिया घोषित होने पर मॉरिटोरियम पीरियड उनको व्यक्तिगत रूप से मिल जाता है। वित्तीय व्यवस्थाओं से और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए लोग ये विचार अपनाते हैं, यानी कि कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी एनबीएफसी आपके ऊपर न तो सेक्शन 25 कर पाएगी, न 138 कर पाएगी, न आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि आप दिवालिया घोषित हो चुके हो। न आपके खिलाफ 316, 318 का मुकदमा दर्ज होगा। ये बात अलग है कि आप रोड पे जाके किसी व्यक्ति को पत्थर मार दो, किसी का गला दबा लो, किसी की जान ले लो, तो वो मुकदमा अलग चीज हो गई। मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल फाइनेंशियल मैटर की। इसके नुकसान भी है। एक तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, और वो तो वैसे लोन भर रहे हो तो वैसे ही नहीं हो रहा है। भविष्य में लोन मिलने की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती है। संपत्ति और आपका व्यवसाय जो है ना, वो चला जाता है, और धारा 29A IBC के तहत आप उसी व्यवसाय को, उसी कंपनी को वापस नहीं खरीद सकते हो। अगर धारा 29A के अंतर्गत आप दिवालिया घोषित हुए हो तो ये चीज ध्यान रखना है। और 29A के अंतर्गत आपको तो रिलीफ मिल गया, लेकिन गारंटर से उसकी वसूली की जा सकती है अगर लोन के अंदर कोई गारंटर है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन कई लोग जो लोन डिफॉल्ट करते हैं, वो अगर धोखाधड़ी करके इंटेंशनली करते हैं तो उनको दिवालिया घोषित होने का लाभ नहीं मिलता है। ये बात भी सुन लेना। आपको बता दूं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर भी एक बार ऐसा वक्त आया था कि उन्होंने भी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को अपनाने को सोचा ये कह रहा हूं, लेकिन बाद में कहते वक्त मुकद्दर है कि आज वह शहंशाह है, बादशाह है सिने जगत के, और आज इस उम्र के अंदर भी वह पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और वो बताते हैं कि इंसान के अंदर जोश और जुनून होना, कुछ पाने की लगन होना, तो वो क्या नहीं कर सकता है। अब आप ये मत कहिए कि हम अमिताभ बच्चन नहीं है, हम हमारे क्षेत्र के महानायक तो है ना, हम जो काम करते हैं उसकी एक्सपर्टीज तो हम में है ना, तो हम कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। बस एक ही बात कहूंगा कि एक व्यक्तिगत व्यक्ति खुद के लिए जब दिवालिया घोषित करने के लिए सेशन कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाता है, तो 30 दिन के अंदर ही डिसाइड होता है कि उसकी एप्लीकेशन स्वीकार होगी या नहीं होगी, और 180 दिन के अंदर उसके समाधान की प्रक्रिया चलती है, और 1 से 2 साल के अंदर दिवालिया का मामला चलता है और दिवालिया घोषित होते हैं। कभी कभी कुछ कानूनी चीजों के कारण ये चीजें लंबी हो सकती है, और यही चीज यदि कंपनियों के अंदर हो तो मामले को स्वीकार करने की लिमिट जो है वह 14 दिन के लिए है। 180 से 320 दिन के अंदर इसका समाधान होता है, निष्कर्ष निकालता है, और कंपनियों का लिक्विडेशन होता है, परिसमापन होता है, और परिसमापन के पश्चात जितने भी लेंडर है, जो भी पैसा देने वाले हैं, उनके बीच में राशि का भुगतान होता है। लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है उनको उस मामले में प्राथमिकता मिलती है। ये एक अलग बात है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि लोन डिफॉल्ट हुआ, विषम परिस्थिति आई, विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि हम लोन नहीं भर पा रहे हैं तो दिवालिया कानून एक अंतिम विकल्प है। उसको अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करो, क्योंकि एक बात बताओ, दिवालिया घोषित होने के बाद समाज में बदनामी भी होती है, मान प्रतिष्ठा भी खराब होती है। भविष्य में कोई रोजगार करोगे, व्यवसाय करोगे, उसमें भी तकलीफ आएगी, और आपको एक दिवालिया के रूप में माना जाएगा, और सरकार से मिलने वाली जो तमाम सुविधा है उनसे आपको वंचित किया जा सकता है। दिवालिया घोषित होना आपकी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, और उसके लिए आपको आपके तमाम असेट्स की जानकारी, आपके पास चल संपत्ति क्या है, आपके पास अचल संपत्ति क्या है, आपके कितने बैंक अकाउंट्स है, आपकी एफडीआर कितनी है, आपका गोल्ड कितना है, आपके कितने इंश्योरेंस है, जो चीज आपकी है ना, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देनी होती है। इसके अलावा कितनी बैंकों के लोन है, कितने क्रेडिट कार्ड्स है, कितने लोन डिफॉल्ट है, उन सारों की जानकारी आपको देनी होती है। इसके अलावा प्राइवेट पर्सन, कि प्राइवेट व्यक्ति कौन लोग हैं जो आपसे पैसा मांग रहे हैं, यानी मार्केट में आपने 5%, 10% ब्याज से पैसा लिया, तो वो राशियां कितनी है, इन सारों का जिक्र
अपने को अपने एडवोकेट्स को करना पड़ता है। और दूसरी बात, जब भी जाए ना पूरी तैयारी करके जाए और किसी भी तथ्य को छुपाए नहीं, क्योंकि ये भी ध्यान रखिए अगर मामला बड़ा है ना तो ईडी, एसएफआईओ और एनसीएलटी के गाइडलाइन के अनुसार इनकी जांच भी होती है। इन बातों को भी मान के चलना। और धारा 29A के अंतर्गत यदि आपका दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया हुई है तो आप उस कंपनी को वापस नहीं खरीद सकते हो जिस कंपनी को आपने इसमें लगा दिया है। लेकिन यह है कि दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया आपने शुरू की और इस दौरान यदि आपकी परिस्थिति अच्छी हो जाती है तो आप उस मैटर को विड्रॉल कर सकते हैं। दिवालिया घोषित होने के लिए आप अपने लोकल एडवोकेट से कांटेक्ट करेंगे जो सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कंपनियों के मैटर में एनसीएलटी मूव कर सकते हैं, आप डीआरटी मूव कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक फेयर कंडीशन के साथ जाए। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हो ना तो ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। कंपनियां आपके खिलाफ 316, 318 का मुकदमा दर्ज करा सकती है, लेकिन केवल उनके खिलाफ जिनका इंटेंशन धोखाधड़ी का हो, जिनका इंटेंशन फ्रॉड करने का हो, जिन्होंने फ्रॉड आधार पर लोन लिया हो। लेकिन कोई व्यक्ति यदि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट का शिकार हुआ है ना, वहां एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन ये कंपनी आजकल करती है, कलकत्ता को मुख्यालय बनाकर नोटिस भेजती है 316, 318 का। पहले तो करती है सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, और उसमें राहत जब इनको नहीं मिलती है ना तब वो प्रयास करती है क्रिमिनल कंप्लेंट केस फाइल करने पर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दिवालिया घोषित होना है वो बात का विकल्प है, लेकिन पहले प्रायर नोटिस भेजो। यदि प्रायर नोटिस भेजेंगे ना तो वो न केवल सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट की ढाल बनेगा, अभी तो आर्बिट्रेशन में कैविएट का काम करेगा। और जब आप दिवालिया घोषित होने के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना तो वहां आपका यह प्रायर नोटिस, आपके सेक्शन 25 के रिप्लाई, आपके 138 के रिप्लाई, आपके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के रिप्लाई आपके एविडेंस बनेंगे। इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट कभी भी कंपनियों को भेजो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो। इसके अलावा लोन से संबंधित जितनी भी डिटेल है ना उसको एक चार्ट बना के नोट करके रखो। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो। और एक बात कहूं, वैसे भी मेरा मानना है यदि मल्टीपल लोन है और आपको लगता है मुझ में क्षमता है, मैं 20%, 30%, 40% राशि की व्यवस्था कर सकता हूं, तो चिंता न करें, अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में सेटलमेंट होते हैं। लेकिन हमारे जितने भी वीडियो होते हैं ना वो लगभग हम अनसिक्योर्ड लोन के लिए कह रहे हैं। दिवालिया घोषित होने में भले ही सिक्योर्ड लोन शामिल है, लेकिन हम आपको खुला कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन का मैटर है और आपकी लिमिट जितनी है, 1 साल की जो इनकम है उससे अगर 4 गुना या 6 गुना लोन हो गए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रायर नोटिस भेजें, रिकवरी एजेंट नोटिस तैयार रखें, आर्बिट्रेशन का टाइमली रिप्लाई करें, सेक्शन 25, 138 का रिप्लाई करें। आप इन तनावों से बाहर निकलते हैं, कम राशि में सेटलमेंट होते हैं और एक बार आप पुनः खड़े हो सकते हैं एक नए सिरे के लिए। आप यह ना सोचें कि सिविल स्कोर मेरा अच्छा रहेगा तो ही मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। सिविल स्कोर केवल बैंकों से लोन लेने का एक मापदंड है और कुछ भी नहीं। मैं खुला कहता हूं, ऐसे ऐसे जमींदार लोग बैठे हुए हैं ना जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपया है, जिनके हजारों बीघा जमीन है, वीवीआईपी गाड़ियां उनके घर में पार्क होती है, बावजूद उनका सिविल स्कोर 0 होता है। क्यों? क्योंकि जीवन में उन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं, उनको किसी लोन की जरूरत ही नहीं है। आप आज गिरे हो, कल फिर उठोगे, फिर भागोगे। ये परिस्थितियां जो आज है वो कल नहीं रहेगी। अरे जब हमारा अच्छा वक्त नहीं ठहरा ना, इस बुरे वक्त के क्या मजाल है। इसीलिए यदि आपको लगता है ये परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएगी तो प्रायर नोटिस का विकल्प अपनाएं। दिवालिया घोषित होना एक अंतिम प्रक्रिया है और उसके लिए लोकल एडवोकेट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में हम पूरे 105 यूनिक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं जो आपके हमारे चैनल पर मिलेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, यदि यूट्यूब पे नहीं देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, एडवोकेट नरेंद्र जोशी पे। और मैं खुला कहता हूँ, वकील के लिए फीस भी नहीं है ना, तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। पूरी प्रक्रिया बता रखी है कि किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। बस गलत कदम मत उठाइए, अपने परिवार को अपने बिना मत कीजिए। हर चीज का समाधान
मौजूद है। बस खुद के अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। ये वक्त कल गुजर जाएगा। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।